आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित श्रीमान नितिन गडकरी जी, श्रीमान गजेंद्र शेखावत जी, श्रीमान प्रहलाद पटेल जी और राजीव तुली जी, और विशेषकर आज जिनकी किताब की विमोचन में हम आए हैं, श्रीमान राकेश जी। और यहाँ सुरुचि प्रकाशन का हमेशा ही प्रोत्साहन करने वाले साहित्य के, और आज मुझे लगता है कि तानसेन जी होने के कारण संगीत का भी के दर्दी या उसका प्रोत्साहन करने वाले लोग भी यहाँ आए हैं। तो सभी को अभिनंदन इस नए पुस्तक के निमित्त। वैसे काफी अच्छा प्रयास है कि मतलब सुरुचि के प्रकाशनों में मुझे लगता है कि एक नया मोड़ भी है ये, क्योंकि नए प्रकार की पुस्तक है ये। सामान्य रूप से ऐसी किताबें कम है सुरुचि के लिस्ट में, तो इस दृष्टि से मैं बधाई देता हूं और ऐसी और भी उपयुक्त पुस्तकें आगे भी आती रहेगी, इसके लिए शुभकामना देता हूं। वैसे तानसेन जैसे एक अत्यंत प्रसिद्ध और जिनकी संगीत और तानसेन मतलब इसके एक अटूट संबंध है, मतलब तो ऐसे एक बहुत ही वरिष्ठ इनके ऊपर वक्तव्य करें तो इनके इतनी संगीत की जानकारी तो मुझे नहीं है, और मुझे लगता है कि मतलब उनका जो संगीत के क्षेत्र में जो योगदान है वो अतुलनीय है, मतलब उसकी तुलना भी नहीं कर सकते हम लोग। हाँ, ये निश्चित है कि हम सभी लोग, बहुत सारे लोग संगीत को सुनने में और उसका रस लाभ लेने में बहुत अच्छे से हम लोग आगे रहते हैं, और ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिले इसमें भी आगे रहते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बात तानसेन जी के बारे में जब हम उनके जीवन चरित्र के बारे में देखते हैं तो उस समय का जो काल है, मतलब लगभग 500 वर्ष पूर्व का, तो ये एक वैसा भारत है जो उसके पहले इस देश में संगीत, नाट्य, शास्त्र, इसका एक ऐसा विकास होता चला जा रहा है। मतलब हम देखते हैं कि भगवान शिव से जो संगीत का, नाट्य का, नृत्य का जो आविष्कार हुआ और मानव कल्याण के लिए, और उसके पश्चात उसको विविध रूप में लगातार अपने समाज में, अपने संस्कृति में उसको एक बहुत बड़ा स्थान मिला और एक जीवन का अभिन्न अंग ही हमारे जीवन का बन गया। और इस कारण से, परंतु जब ये तानसेन जी का काल है वो काल वैसा नहीं है। उस समय इस देश में बहुत सारे आक्रमण का काल हो चुका है और ऐसे लोग शासन काल पर बैठे हुए हैं कि जो इस तरीके से संगीत का प्रोत्साहन नहीं करते हैं, संगीत को अपने जीवन में उतना महत्व नहीं देते, और उसके कारण से वो एक संघर्ष का काल है। भारत की इस संगीत की परंपरा को कायम रखने में या उसको आगे बढ़ाने में एक बहुत संघर्ष का काल है। और इसीलिए जैसे हम लोग बाहर से आए हुए आक्रमणकारियों से लड़ने वाले वीर महापुरुषों का स्मरण करते हैं कि जिन्होंने अपने देश की सीमाओं का रक्षण करने के लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया, सतत संघर्ष करते रहे। लेकिन भारत तो केवल भारत की सीमा नहीं था, तो भारत की अपनी परंपरा, अपने शास्त्र, अपना ज्ञान, अपना संगीत, अपने जीवन के मूल्य, सब कुछ मिलाकर भारत है संस्कृति के। और इसलिए उस दृष्टि से उस संस्कृति का एक अभिन्न अंग संगीत है, और उस संगीत को उस काल में भी सुरक्षित रखना, उसके मूल स्वरूप में रखना, उसकी साधना इन लोगों ने कैसी की होगी, क्योंकि जब ऐसी कला जिसको होती है जिसको राजाश्रय चाहिए, लेकिन जब जिसका राजाश्रय ही चला गया हो या विपरीत परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में इन लोगों ने एक उच्च कोटि की साधना की और ऐसा एक वातावरण बना कि उस समय के शासकों को भी ये समझ में आया कि इन बातों को भी हम लोगों को महत्व देना चाहिए। और उस दृष्टि से उस वातावरण को बनाने में और मोड़ने में, और केवल तानसेन जी को सम्मान नहीं मिला उस समय, तो तानसेन जी के कारण पूरे देश में ऐसी अपनी परंपरा को रखने के लिए बहुत लोगों को प्रोत्साहन मिला, बहुत लोगों को उत्साह आया। और इसलिए आज जब हम देख रहे हैं कि अपने देश में हम
अपने शास्त्रीय संगीत को जीवित रख पाए हैं। आज उन सब विधाओं में, शास्त्र की, संगीत की, वाद्य की, नाट्य की, उन सब विधाओं को लोगों ने जीवित स्वरूप में रखा है। वो सारे घराने आज भी कार्यरत है। और अब उस संगीत के आधार पर नया जो आधुनिक संगीत है, जैसे आज हम जिसको फिल्मी संगीत बोलते हैं, मिश्र संगीत बोलते हैं, तो उसमें भी अभी तक लगातार जितने भी फिल्मी गाने आते हैं उसमें जो भी बड़े बड़े गायक हैं आज की पीढ़ी के भी, वो भी शास्त्रीय संगीत का आधार बनाकर उसके राग और उसके सारे ताल वगैरह मिलाकर नए गानों का सृजन भी कर रहे हैं। और इसलिए वो गाने आज भी, फिल्म के भी जो गाने हैं, जो संगीत और की इस शास्त्रों पर आधारित बनाए गए, वो गाने आज भी अमर है। मतलब तो ये जो हमारे संगीत की जो विशेषता है, उसमें जो अमरत्व का तत्व है कि वो लगातार इतने वर्षों तक अपनी क्योंकि उसमें एक आध्यात्म है, एक आध्यात्मिक साधना है। और तानसेन जी का जो पूरा जीवन है वो उस आध्यात्मिक साधना के रूप में उन्होंने इस बात को किया है। और इसलिए उनके जीवन के जो सारा क्रम है, मतलब वो निरंतर शोध का विषय है। लेखक ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। हो सकता है कि उनके कुछ विचारों से हम सहमत न हो, जैसे उनके कुछ विचारों से मैं भी सहमत नहीं हूं। उन्होंने लिखा है इसमें कि उनका जो मुस्लिम पक्ष था वो मुस्लिम बने कि नहीं बने, अब मुझे लगता है इस पर बहुत प्रकार के बातें हैं। और वो ही वॉज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू, तानसेन। समय के काल में उन पर कुछ ऐसे प्रयास किए गए, परंतु इस बात के बहुत अलग अलग प्रकार के प्रमाण हैं। और इसलिए उस बात को बहुत स्पष्ट तरीके से समझना बहुत जरूरी है। इस पर अगर कोई दो कथाएं चल रही तो उस पर और ज्यादा हम निष्कर्ष पर अभी नहीं आना चाहिए, हमें और डीपली जाना चाहिए। दूसरी और एक बात भी है कि हमारे देश में संगीत के बारे में और एक बात चलती है कि भाई लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीत एक इलीट लोगों का संगीत था, मतलब कास्ट वाइज भी इलीट लोगों का संगीत था, और बाकी आम लोगों का लोक संगीत था। इसके बारे में भी इस पुस्तक में थोड़ी चर्चा है। तो ये बात भी उतनी सही नहीं है। ये भी एक बनाया गया ऐसा, मतलब जिस तरह से हमारे देश में सामाजिक ताने बाने को एक अलग अलग दिखाने के जो प्रयास चले, उसका संगीत क्षेत्र में प्रवेश इस तरीके से हुआ है, जो शास्त्रीय संगीत को एक इलीट वर्ग तक सीमित करना देखता है और लोक संगीत को आम जन का संगीत मानता है। बिल्कुल ये सही नहीं है। ये आप अगर जाएंगे, जनजाति क्षेत्र में भी जाएंगे, लोक संगीत में भी लोगों को राग वगैरह पता है। आप अभी भी जाएंगे, मुझे लगता है कि हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीजें देखने की जरूरत है। उनको पता है कि कौन से पर्व पर कौन सा गीत गाना चाहिए, कौन से सुर में कौन सा वाद्य कैसे बजाना चाहिए। ये उसमें स्वर है, उसमें ताल है, तो वो उसका आधार वही है। उसमें भी शिव की आराधना है। तो ये जो बातें हैं, ये बात भी बहुत मुझे लगता है कि आज तानसेन के पुस्तक के हम विमोचन में एकत्रित आए हैं, इस बात का भी स्पष्ट होना आवश्यक है कि ये हमारे देश में ऐसा कभी भी नहीं रहा कि ये बातें अलग अलग रही। एक सूत्र है जिस सूत्र से अलग अलग प्रकार की अभिव्यक्तियां हुई है। जिस प्रकार से जहां जैसे लोग थे, काल जैसे चल रहा था, जैसे एक समय की संस्कृत में कुछ लिखा गया, बाद में संत ज्ञानेश्वर से लेकर सब लोगों ने उसको उस समय की प्रचलित भाषा में लिखा गया। तो ये उस समय समय पर लोगों ने अपनी शैली में, अपनी भाषा में उसी संगीत के स्वर को, ताल को अपने अपने शैली में व्यक्त किया है। उसी को लोक संगीत कहा गया, लोकगीत कहा गया, लोक कथाएं उससे बनी। तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। आजकल जो इस प्रकार से हमारे देश में भी बहुत सारे लोगों को इस प्रकार की गलत धारणाएं हैं। तो मुझे लगता है कि ये इसलिए तानसेन केवल शास्त्रीय संगीत सीखने वालों के आराध्य नहीं है, तो वो उन सब लोगों के लिए आदर्श है जो किसी भी प्रकार से किसी भी स्वर, ताल, संगीत की आराधना करते हैं। उन सब के लिए वो आराध्य है, क्योंकि उन्होंने उस परंपरा को उस शुद्ध स्वरूप में एक हम लोगों के लिए उसका तार टूटने नहीं दिया। जीवित रूप में वो धारा वो हम तक ले आए हैं। और इसलिए आज जब उनको हम स्मरण कर रहे हैं, तो ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि संगीत के बारे में हमारे देश में संगीत का जो प्रसार था, तानसेन जी के काल में भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं उनके जीवन के बारे में, और जो लोगों ने जो लिखा है या उनके तत्कालीन समय में, मतलब जब तानसेन यहाँ गा रहे हैं
तो पूरी दुनिया में अगर हम देखेंगे तो इस तरीका की संगीत परंपरा नहीं है। इसलिए हमको अगर टाइम फ्रेम में देखना है, अगर 1500 में दुनिया भर में क्या हो रहा था संगीत के क्षेत्र में, अगर हम इसको देखेंगे तो समझ में आता है कि तानसेन जो गा रहे थे या तानसेन जिस प्रकार की शास्त्र की पद्धति से स्वर के साथ खेल रहे थे वो कितने उच्च कोटि का था। मतलब केवल आज हम देखेंगे तो शायद हमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर वर्ल्ड में, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में क्या चल रहा था उस तुलना अगर हम करेंगे तो हमें ध्यान में आता है। और उस विपरीत परिस्थिति में भी जब परिस्थिति अनुकूल होगी तो वो और कितने तरीके से वो बातें होती होगी। तो आज मुझे लगता है कि ये एक ऐसा समय है जब हम भारत के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारा विकास जो होगा वो समग्र रीति से होगा, जिसमें हमारे ये सारे जो मानवीय गुण है उनका भी बहुत बड़ा महत्व है। और इसलिए आज इन सब प्रकार की जो विधाएं हैं, जिन विधाओं को एक प्रोत्साहन मिलना, और अभी तक हमारी शिक्षा में ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर था। अभी अच्छा हुआ है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये सभी जो एक्स्ट्रा करिकुलर बातें थी, ये खेल, संगीत, नाट्य, नृत्य, इन सब को पार्ट ऑफ करिकुलम बनाया हुआ है। और अब जैसे घर में किसी बच्चे को बोलते थे कि बेटा तू ये सब फालतू काम मत करना, तू अपनी पढ़ाई करना, अब मैं उन सबको बताना चाहता हूं कि अब ऐसा बोल नहीं सकते आप लोग, क्योंकि वो भी अब पढ़ाई का पार्ट है और उस पर स्कूल से लेकर कॉलेज तक क्रेडिट भी मिलेंगे। तो इट इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम, एक नया बदलाव हुआ है। और ऐसे समय में मुझे लगता है कि अगर वो करिकुलम का पार्ट बन रहा है तो ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में जानना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा, और ऐसी कथाएं समझनी पड़ेगी, ऐसे संगीतकारों के बारे में जानना पड़ेगा। तो उसके लिए दृष्टि से मुझे लगता है सुरुचि का ये पहल अच्छी है, और ऐसी बहुत सारे लोगों के बारे में ऐसी पहल की जा सकती है, उनके बारे में भी विषय लेके आ सकते हैं। तो इस दृष्टि से मैं पुनः एक बार सुरुचि प्रकाशन और लेखक राकेश जी को बधाई देता हूं और बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।